तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान, अमेजिंग वाला वेलकम टू दिस ऑसम सेशन. And the agenda of today's session is to analyze the questions of NET from 1998 till 2023. और अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस ये है कि अपन एग्जैक्ट सब टॉपिक्स को फिगर आउट कर ले जहां से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आए. इससे अपने को फायदा क्या होगा कि जो भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं नेट के लिए, तो उस पढ़ाई में अपने को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से सब टॉपिक है जहां पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब टॉपिक है जिनका अपन फॉर्मूला अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना, कौन कौन से सब टॉपिक है जिन पे अपने को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो आई सपोज सारे बच्चे लोग को आज का एजेंडा क्लियर होगा. तो विदाउट एनी डिले, विथ फुल जोश एंड फुल एनर्जी, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन. ओके, ठीक है, चलिए. तो आप देख सकते हैं बच्चे लोग, आज के सेशन में अपन 1998 से लेके, ठीक है, 2023 मणिपुर का जो पेपर है और इतने सारे जो क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को अपन एनालाइज करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं. 2023 में 2 बार 50-50 क्वेश्चन, 2022 50 क्वेश्चन, 21 50, फिर आप देख सकते हैं 20 में 45 और यहां से यहां तक वी हैव 45 क्वेश्चन. फिर आप इधर से देखो प्री और मेंस का सिस्टम चला. फिर 2009 से आप देख लो 1998 तक हमारे पास टोटल कितने हैं, हर बार 50-50 क्वेश्चन पूछा गया. तो आज के इस सेशन में मैंने क्या किया बच्चे लोग, तो सिर्फ आपके लिए कि टोटल इधर नंबरिंग भी कर दिया. टोटल 34 क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है. और अभी मैंने बस फिजिकल केमिस्ट्री का किया है, ताकि मेजॉरिटी फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को क्या दिक्कत होता है, कैलकुलेशन का दिक्कत हो जाता है. फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला याद भी है तो उस फॉर्मूले में कौन सा डेटा कहां पुट करे ये अपने को याद नहीं रहता. ठीक है, ओके, चलिए. तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर देखते हैं अपन बच्चे लोग. सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ये सबसे पहला चैप्टर है. ठीक है, अब आप देखिए इसमें कौन कौन से सब टॉपिक एरियाज है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है. देखो इधर इस वाले में आप देखो तो क्या है, 2016 से लेके इधर देखो 2016 से लेके 2023 में क्या पूछा गया बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पूछा गया. और क्या यहाँ पे आप देख लो, सोडा लैम डिकार्बोक्सिलेशन को बेसिक स्टोइकोमेट्री के साथ मिक्स किया. 2023 जो कि 6 जून को हुआ था, उस समय क्या चीज पूछ दिया, सिग्निफिकेंट फिगर. अब सिलेबस देखोगे तो आपको एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर तो मिल जाएगा, पर अलग से स्पेसिफिक लिखा हुआ आपको नहीं मिलने वाला. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं. फिर देखो 2022 में क्या पूछा गया, सिग्निफिकेंट फिगर फिर से पूछा गया और उसको मोल कंसेप्ट में इंप्लीमेंट कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया दोनों को. ओके, इसके साथ और क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन. देखो परसेंटेज कंपोजिशन दो बार आ रहा है. 2021 में देखो बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला से पूछ दिया, फिर से परसेंटेज कंपोजिशन आ रहा है. 2020 में देखो 14 अक्टूबर वाला मोल को किसके साथ रिलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स को. 13 सितंबर वाला 2020 फिर से मोल को किससे रिलेट किया, सॉरी नंबर ऑफ एटम से. 2019 में बेसिक स्टोइकोमेट्री पे आया. 2019 उड़ीसा में परसेंटेज कंपोजिशन फिर से, और परसेंटेज कंपोजिशन को किसके साथ मिक्स किया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ. 2018 में देखो इधर क्या है, क्या चीज के ऊपर पूछा गया, डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहां पे लिंक किया गया. 2017 देख लो, 2016 में मोल और मास को लिंक किया गया. फिर देखो 2015 में मोल एंड मास को लिंक किया गया. 2015 में फिर से जो री हुआ था, मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिंक किया. ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या पूछा गया कि एवोगाड्रो कांस्टेंट बदल देंगे तो क्या होगा. फिर से देखो परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पूछा गया, फिर से स्टोइकोमेट्री के बारे में पूछा गया. ठीक है, 2014 में देखो मोल्स एंड वॉल्यूम्स को मिक्स किया. मोल्स एंड वॉल्यूम्स के ऊपर दो क्वेश्चन. एलआर बोले तो बेटा क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रेंज. तो अब देखो हार्डकोर लिमिटिंग रेंज का क्वेश्चन कहां आया, कब आया था लास्ट, 2014 में. ठीक है, 12 का 2012 देखो, फिर मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर मोल्स एंड एटम्स, फिर से इधर क्या आया, लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, 2008 में देख लो क्या पूछा, कंबशन. किसका कंबशन पूछा, प्रोपेन का. और क्या पूछा, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट. और क्या पूछा, मोल, वॉल्यूम और डेंसिटी. और क्या पूछा, इंपेरिकल फॉर्मूला. 2004 में और क्या पूछा, मोल्स एंड मॉलिक्यूल. 2003 में लिमिटिंग रिएजेंट. 2002 में मोल्स एंड मॉलिक्यूल. 2011 में परसेंटेज कंपोजिशन, मोल्स एंड वॉल्यूम. 1999 में मोल्स एंड मास, इंपेरिकल फॉर्मूला. 1998 में आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन, इंपेरिकल फॉर्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर और परसेंटेज कंपोजिशन. एक बार देख लो बच्चे लोग ये. तो पहला चैप्टर आपको क्लियर है. यहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब टॉपिक पे आपको फोकस करना है. बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर वो लॉ पढ़ना है कि नहीं, तो नहीं, आप क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि लॉ पे उतना ज्यादा फोकस डालने की अपने को जरूरत नहीं है, सीधे काम की बात. क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर, इंपेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स, मास.
ओके ठीक है। चलिए अब अपन सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं बच्चे लोग। सेकंड चैप्टर अपना कौन सा है बेटा? सेकंड चैप्टर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं, ठीक है, एक बार अपन इस चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं बच्चे लोग। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, ये देखो 2023 में किसके ऊपर पूछा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और क्वांटम नंबर, ठीक है। 2023 में क्वांटम नंबर, स्कॉटिंजर वेव इक्वेशन, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और किसके बारे में पूछा? बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर क्या पूछा? एनर्जी इक्वेशन इक्वल टू एसी बाय लैम्डा, याद रखेंगे। फिर क्या पूछा? नोड्स रेडियल एंड एंगुलर। तो रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स क्या होता है? एक होता है n-l, एक होता है n-l-1। फिर क्या पूछा? सिंपल एटॉमिक नंबर 2020 में फॉर्मूला दे दिया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाता है? a-z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाता है? z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है? z-c। तो इसको यूज करते हुए क्वेश्चन था। 2019 में देखो यहां से यहां तक कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन नहीं, अब यहां पे आएगा स्पेक्ट्रा और किसका? विजिबल रीजन। और किसके बारे में पूछा? बाउ प्रिंसिपल। फिर से देखो नोड्स के बारे में पूछा, रेडियल एंगुलर। अब यहां पे आ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसको क्या चीज के साथ लिंक किया? बोहर मॉडल के साथ, जो 2πr इक्वल टू n लैम्डा जो होता है। फिर देखो 2018 में क्या आया? हुन्स रूल। फिर देखो 2017 में क्या है? अब बाहु प्रिंसिपल। और किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बाहु प्रिंसिपल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एनर्जी। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो जाता है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n + l। तो इस पूरे डिकेड में आप देखो तो इधर क्या आ गया? स्पिन क्वांटम नंबर आ गया, डी ऑर्बिटल्स आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्वांटम नंबर आ गया। 2015 में देखो एंगुलर मोमेंटम और एल को लिंक किया। फिर स्पेक्ट्रम में क्या चीज का रेशियो पूछा है? ध्यान देना, क्या चीज का रेशियो पूछा है? रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट किसका? लाइमर का। और उसको किसके साथ रेशियो पूछ दिया? बाल्मर के साथ। एनर्जी एंड वेव कोऑर्डिनेशन फिर से अबाउ प्रिंसिपल है। 2014 में क्वांटम नंबर के साथ क्या पूछा गया? ऑर्बिटल नंबर को, एनर्जी को फिर रिलेट किया गया। एनर्जी क्या चीज में दिया हुआ था? एनर्जी को जूल में पूछा गया था और लैम्डा दिया हुआ था। P इक्वल टू एसी बाय लैम्डा से अपन निकाल सकते हैं। 2013 में देखो फ्रीक्वेंसी की बातें की गई, वेवलेंथ की बातें की गई, बोहर एनर्जी रिलेशन की बात किया गया, और निगेटिव साइन के बारे में पूछा गया बेटा। जैसे एनर्जी ऑफ अ फोटोन, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन जब बोहर में लिखते तो क्या होता है? -13.6 z²/n²। तो उधर माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ पूछा गया 2013 में। 2012 देखो बेटा क्या? एंगुलर मोमेंटम। और किसके बारे में पूछा गया? पी ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया। 2012 में फिर से क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। 2011 स्पेक्ट्रम और क्या चीज पे फोकस किया? लीस्ट एनर्जी, ठीक है। 11 में नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया, एनर्जी वेवलेंथ के बारे में पूछा गया। अब बाउ प्रिंसिपल फिर से पूछा गया। 2010 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिंपल कैलकुलेशन था। 2019 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम नंबर जनरली पूछ देता है कि बता दो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है, कौन सा क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है। इस डिकेड में देखो बेटा क्या है? 2008 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दो क्वेश्चन। इधर क्या एक भी क्वेश्चन आपको दिखा है एचयूपी का? नहीं। इधर एक भी दिखा है एचयूपी का? नहीं। इधर है तो बेसिक एचयूपी के क्वेश्चन तो अपने को कर ही लेना है बेटा। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है तो अपने एनर्जी को फोकस डायरेक्शन में रखेंगे। कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है अब यहां से देख के उन सब टॉपिक के फॉर्मूला को अपने दिमाग में डालेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन एरर बच्चों को हो जाता है, ठीक है। क्लियर? अभी तक देख सकते हैं। फिर से देखो एनर्जी के बारे में, फिर से देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कौन सा एटॉमिक स्पेक्ट्रा? 4 से 1, यहां से यहां तक कहीं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखा? 4 से 1, 5 से 1 यहां था। और क्या पूछा गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में? रिलेशन बिटवीन द तीनों वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट के बारे में पूछा गया, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ था, एचईक्यू के बारे में पूछा गया, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के बारे में पूछा गया, ओके। एनर्जी वेवलेंथ दिया हुआ था, आयनाइजेशन एनर्जी किसका पूछा गया? लिथियम +2 का और एचईक्यू। अभी क्लियर बच्चे लोग? चलिए थर्ड चैप्टर अपना कौन सा बेटा? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जनरली क्या होता है? मेजॉरिटी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुन के या तो छोड़ देते हैं या तो उनको साइन में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखो बेटा कौन कौन से एरियाज है जहां पे अपने को फोकस करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कहाँ एनर्जी देना है, कहाँ एनर्जी नहीं देना है। सबसे पहले 2023 7 मई इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के रिलेशनशिप को हेस लॉ को वर्क डन मैक्सिमम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बार-बार आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी इंथैल्पी का रिलेशनशिप, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन बार-बार आने वाला है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंट्रोपी के बारे में, वर्क किसका? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन में, वर्क किसका? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन में, आइसोथर्मल एडियाबैटिक का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जी का फॉर्मूला क्या होता है? H - T डेल्टा S, उसके बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में बेटा पहले था सिलेबस में, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, स्पॉन्टेनियस के लिए जी पे क्या इंपैक्ट होता है, H पे क्या इंपैक्ट होता है, S पे क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए और क्या 2016 में और क्या आया था? एंट्रोपी का चेंज पूछा गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो वो आपको बेसिक फॉर्मूला भी बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 2015 में क्या पूछा गया? हीट ऑफ कंबशन, सिंपल, वेरी सिंपल हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन था। 2014 में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पूछा गया, किसका? एडजॉर्प्शन।
फिर से देखो इधर भी एडजॉर्प्शन का पूछ चुका था, फिर किसके बारे में, जी के ऊपर, जी को किससे रिलेट किया, यू यानी इंटरनल एनर्जी से और एंट्रोपी से। ठीक है, 2012 में क्या आया, गामा फॉर मिक्सचर पूछ दिया गया। फिर से क्या पूछा गया, एस पॉजिटिव है किसी भी रिएक्शन का तो बताओ वो स्पॉन्टेनियस कब होगा, और फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, H/T। और क्या पूछा गया यहाँ पे, H और E के रिलेशनशिप। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ गया, हेसेस लॉ। फिर क्या पूछा गया, फ्री एक्सपेंशन, बार बार पूछा जा रहा है, इधर भी फ्री एक्सपेंशन था। एंट्रोपी का बेसिक फॉर्मूला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बेटा जब हेसेस लॉ में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को यूज करते हैं तो जनरली अपन कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो होता क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, याद रखेंगे। फिर देखो फिर से आया फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन, GHTS कैसे रिलेटेड है, हेसेस लॉ। फिर से एंट्रोपी किसी रिएक्शन का निकालना है वो। फिर से क्या आ रहा है, ZHTS आपस में कैसे रिलेटेड है, स्पॉन्टेनियस कब होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या लेना देना है। फिर क्या आया, स्टेट फंक्शन कौन सा होगा, फिर से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर से इंथैल्पी, फिर से एंट्रोपी किसका, PCl5 का। फिर 2007 में क्या पूछा गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से निकालना था। 2006 में क्या था, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, H का क्या रिलेशनशिप होता है, E के साथ, U के साथ, T के साथ, S के साथ, डेल्टा G के साथ। ठीक है, फिर देखो 2005 में फिर से वही GHTS रिलेशनशिप फॉर स्पॉन्टेनियस क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे। फिर स्पॉन्टेनिटी को H और एंट्रोपी से रिलेट किया जाता है यहाँ पे। 2004 में देखो क्या आ रहा है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर से एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस का GHTS का क्या रिलेशनशिप है, वर्क कब, जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में बेटा अपने को पता है माइनस पे एक्सटर्नल इनटू dV लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, 2003 में देखो क्या आया, H और E के बीच में रिलेशनशिप। आई थिंक सभी बच्चे लोग को पता होगा, H = E + डेल्टा NG/RT अपन लिख देते हैं। फिर से देखो G के बारे में पूछा गया, G को कैसे रिलेट किया गया, PV वर्क डन। और किसका PV वर्क डन पूछा गया, एलोट्रोप, एक एलोट्रोप का रिएक्शन दिया हुआ था। ठीक है, और क्या पूछा गया, एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछा गया, उसको किससे रिलेट किया गया, फेज ट्रांजिशन से रिलेट किया गया। ठीक है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया, इंथैल्पी पूछा गया। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था, इंथैल्पी = NCV/dt। ठीक है, इंटरनल एनर्जी लिखना है तो क्या लिखेंगे, NCV/dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, यूनिट ऑफ एंट्रोपी नहीं छोड़ेंगे। इंसुलेटेड कंटेनर में क्या होगा, हीट ट्रांसफर 0 होगा। एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में, और हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालेंगे। 2001 में क्या था, हीट फॉर द गिवन रिएक्शन, आइसोकोरिक प्रोसेस को पूछा गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को पूछा गया। फिर से एंट्रोपी का बेसिक फॉर्मूला पूछा गया, H और E में देखो फिर से आया H और E में रिलेशनशिप। 1999 में क्या पूछा गया, साइक्लिक प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बेटा किस पे फोकस था, इंटरनल एनर्जी पे। ठीक है, H और E के रिलेशनशिप को फिर से पूछा गया 1998 में, सिंपल फर्स्ट लॉ के ऊपर पूछा गया। आर वी क्लियर बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स में कहां कहां अपने को फोकस करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बायो का सिलेबस आप देखो तो चलो 2023 के पहले आप ना करो तो चलता है, पर नीट के लिए एटलीस्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री ये सारे क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए। और इन सारे क्वेश्चंस में जो एसोसिएटेड कांसेप्ट और जो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे। फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, किस पे फोकस करना है, कि कौन से कंसेप्ट पे फोकस करना है, आई सपोज इस चैप्टर का आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे लोग, ओके चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए कौन सा है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री आपको कहां मिलेगा, क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट में। चलो सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आई सपोज विजिबिलिटी सारे बच्चों को होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए 2023 में क्या था हमारे पास, 7 मई को जो कि एग्जाम हुआ था, किसके बारे में रिलेट किया बेटा, फोकस करेंगे उन्हीं कंसेप्ट बार बार, मोलैलिटी डेंसिटी, मोलैलिटी डेंसिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मोलैलिटी डेंसिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLBB, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, आइडियल सॉल्यूशन के मिक्सिंग पे क्या होगा, आइसोटोपिक क्या होता है, आइसोटोपिक का डायरेक्ट एग्जांपल, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, राउल्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, देखो फिर से पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा भी नहीं कि पलट के नेगेटिव डेविएशन पूछ रहा है, देखो बेटा 2019 2020। ठीक है, फिर से क्या पूछा, मोलैलिटी डेंसिटी, मोलैलिटी डेंसिटी, मोलैलिटी डेंसिटी, मोलैलिटी डेंसिटी, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया, फिर से केएफ के बारे में पूछा गया, कंसंट्रेशन टेम्परेचर के बारे में पूछा गया, रॉल्स लॉ के बारे में पूछा गया, कंपोजिशन कहां, वेपर फेज में। नीट वाले मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिशन वेपर फेज का तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे उसमें। ठीक है, फिर देखो वैन डॉफ फैक्टर, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट, फिर वैन डॉफ फैक्टर, फिर किसका कैलकुलेशन, टीबी। जनरली टीबी के कैलकुलेशन पे कम क्वेश्चन रहते हैं, पर आप देख सकते हैं यहां पूछा गया। 2015 में देखो फिर से मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। 2014 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके साथ, फ्रीजिंग पॉइंट, और किसको जोड़ दिया, वैन डॉफ फैक्टर को।
ठीक है। 2013 में मोलैलिटी मास, मोलैलिटी नंबर। फिर 12 में रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन ही पूछ दिया डायरेक्ट। 11 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोरल मास। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपन वेट निकालते हैं तो कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना प्रेफर करते हैं, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस का या ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। यहाँ पे वहां पे क्या चीज पे लिंक कर गया, आई के साथ। फिर देखो क्या आया, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। वेंटो फैक्टर आ गया, किसका, एसोसिएशन का भी डिसोसिएशन का भी। और केएफ पे आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आ गया। फिर से देखो 2010 में केएफ पे न्यूमेरिकल आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा, आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर 2009 में केएफ का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया। आज में कोई क्वेश्चन नहीं था। साथ में देखो फिर से मोलैलिटी डेंसिटी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, किसी वीक एसिड का। फिर से देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा, ऑस्मोटिक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। और पॉजिटिव डेविएशन देख लो बेटा, अभी तक कहीं भी रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो याद करना है तो पहले पॉजिटिव तो याद कर लेंगे, ठीक है। चलो और क्या, ऑस्मोसिस का बेसिक कंसेप्ट पूछा गया। 5 में फिर से देखो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, कितनी बार आ गया सेम पैटर्न पे। रॉल्स लॉ फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर फेज में, मैंने बताया ना, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जनरली पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखो तो वहां भी आपको एक सॉल्व एग्जांपल दिख जाएगा। 2004 में क्या पूछा गया, यूज ऑफ कैम्फर और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। 2003 में हीट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, H1 + H2 + H3 कर देते हैं। 2002 में क्या, मोलैलिटी और मिक्सिंग क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर से रॉल्स लॉ का, फिर से मोलैलिटी एंड डेंसिटी, फिर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का रेंज क्या होगा, अरे रेंज क्या होना है, 0 से 1 होना है। 1998 में क्या पूछा गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे रिलेट किया, ऑस्मोसिस और मॉलिक्यूलर वेट से। और यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आरएलवीपीबी, दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आई सपोज बच्चे लोग आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा क्लियर होगा कि कहां कहां अपने को फोकस करना है। और ये सब कोर एरियाज है जो अभी भी सिलेबस में है, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलिए अब अपन फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से ना करके केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में ब्रेक कर दिया बच्चे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को इक्विलिब्रियम एज सच काफी ज्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो अपने को पता ही नहीं रहता कि कौन से कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। अपन पूरा पढ़ते जाते हैं, पता चलता है कि काम की चीज तो इतनी ही थी, ठीक है बच्चे लोग। तो हमेशा याद रखेंगे आज के इस ऑसम सेशन का एजेंडा क्या है, कि काम की चीज अपने को पता चल जाए, अपन अपना एनर्जी उसी पे लगा, ठीक है, ओके। चलिए तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे अपन स्टार्ट करते हैं, जैसा देखेंगे, चलिए। ओके, सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, यही है जो बार बार पूछा जाएगा, और लीचे टेलर प्रिंसिपल देखते चलो बच्चे लोग। फिर देखो के आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। दो रिएक्शन को जोड़ेंगे तो K1 K2 होगा, या K1/K2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फिर से देखो गिब्स फ्री एनर्जी एंड के, दिख रहा है, सेम चीज। फिर से लीचे टेलर प्रिंसिपल किसका पूछा जा रहा है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। के ऑफ द फाइनल रिएक्शन, अभी मैंने बताया दो रिएक्शन को जोड़ेंगे घटाएंगे तो के कैसे लिखेंगे। फिर क्या है, के और कैटलिस्ट को। और फिर यहाँ पे क्या चीज पे पूछा गया, केपी के बारे में। तो बेटा आपको पता होना चाहिए केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल, ओके। फिर क्या पूछा गया, लीचे टेलर प्रिंसिपल किसके साथ, ऑर्गेनिक के नाइट्रेशन के साथ रिलेट कर दिया बेटा, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसका पूछा है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फिर क्या पूछा है कि अगर के का वैल्यू बहुत ज्यादा है, के का वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट बहुत बन गया है और रिएक्टेंट कम हो गया है, मतलब एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा है, ठीक है। और क्या पूछा गया, के और जी का रिलेशनशिप। देखो इस साइड में 2015 से 23 तक जी और के रिलेशनशिप, ठीक है। अब इधर आते हैं, फिर से देखो के क्या होगा जब रिएक्शन को आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी एंड के का रिलेशनशिप। फिर से पूछा गया लीच एटिलर प्रिंसिपल कहां पे, हेवर्स प्रोसेस में बच्चे लोग, ठीक है। फिर देखो 2013 में लीच एटिलर प्रिंसिपल कहां पे, KMnO4 K2 MnO4 इक्विलिब्रियम पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह आपका डी ब्लॉक में भी ये रिएक्शन है बेटा, तो इसको एकदम याद कर लेना है। इसमें से क्या पूछ दिया था कि इस रिएक्शन को आगे ले जाना है तो क्या करेंगे, बन क्या रहा था बेटा, वहां सपोज आप मान के चलो कि कोई बेसिक सा चीज लेट्स से OH बन रहा है, तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, रिएक्शन आगे जाएगा। फिर से देखो क्या पूछा, के जब रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और केसी का कैलकुलेशन। फिर से देखो जब जोड़ घटाव करेंगे तो के क्या होगा, लीच एटिलर प्रिंसिपल कहां पूछा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। के के बारे में पूछा है कि कैसे लिखेंगे, जी और के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, केपी केसी में क्या रिलेशनशिप होता है, मोलैलिटी क्या होता है, ठीक है,
के जब रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो के क्या हो जाएगा 1/k, Kp का वैल्यू क्या चीज के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन। अब देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे kx के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। Kc हमेशा कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ, ये चीज Kp को अल्फा के टर्म्स में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। 2007 में क्या है, K और E के बीच में रिलेशनशिप, रिएक्शन का जोड़ घटाव करेंगे तो K क्या होगा, ठीक है। फिर क्या है, इक्विलिब्रियम पे एंथैल्पी और एंट्रोपी से रिलेट किया गया और Kp दिया हुआ था, ठीक है। फिर से वही बात एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या होगा, फिर से वही बात Q क्या है आपका, रिएक्शन कोएफिशिएंट है जो कि बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो Q और Kc में क्या रिलेशनशिप है, फिर से वही बात बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा। 2002 में क्या पूछा गया कि Kp और Kc कौन बदलेगा टेम्परेचर बदलने पे, ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। 2020 में क्या पूछा बेटा, Kp को आपको बताना था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दैट टू बी मोर थ्रू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहां पे फोकस किया बेटा, कंसंट्रेशन पे। फिर से देखो E और K को रिलेट किया, E बोले तो EMF ऑफ द सेल, ओके। 1998 में क्या किया, K ऑन एडिशन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल इक्विवेलेंस से बेटा यही सब टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, इन सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, मेक श्योर कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। 45 में 15 से 16 अगर 50 क्वेश्चन आप देखोगे तो 15+ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि इन फिजिकल केमिस्ट्री से आने वाला है, इन्हीं सब चैप्टर से, ठीक है, ओके। तो इक्विलिब्रियम केमिकल अपना हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया, सारे सब टॉपिक मैंने लिख दिया ईयर वाइज, बस कदम उठाना है, फॉर्मूला देखना है, कंसेप्ट को समझना है, आंसर ले आना है, सही वाला आंसर, ठीक है बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 मई 2023 कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आ गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम से, एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर मिला के। ऑसवाल्ड्स लॉ ऑफ बफर का आइडेंटिफिकेशन, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ऑफ बफर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन सा बफर यहां पूछा गया, एसिडिक बफर, ठीक है। हेंडरसन हेज़ेलबैच इक्वेशन, फिर से बफर का इक्वेशन। सॉल्ट के बारे में पूछा गया, कौन सा सॉल्ट, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। बेसिक सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ दिया, और यहाँ पे कौन सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अरे अल्ट्रा सिंपल, AB टूट रहा है A+ और B- में, तो बता दो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। फिर से देखो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट पे पूछा था, क्रिस्टलाइजेशन पे। फिर से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किसके साथ लिंक कर रहा है, कॉमन आयन के साथ। फिर पीएच एंड सॉल्युबिलिटी को लिंक किया, फिर कंजुगेट बेस को लिंक किया, फिर बेसिक बफर का आइडेंटिफिकेशन। तो अभी तक आप देख लो, एक बार एसिडिक बफर को आइडेंटिफाई करने को पूछा, 2 बार बेसिक बफर, अभी तो सफर लंबा है बेटा लोग, ठीक है। फिर पीएच किसका पूछा, स्ट्रॉन्ग बेस का। फिर क्या पूछा, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस के बारे में पूछ दिया बेटा। फिर क्या पूछा, सॉल्युबिलिटी को फिर से कॉमन आयन इफेक्ट के साथ लिंक किया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते, हो सकता है ना दिख रहा बेटा, हाँ चलिए। फिर क्या पूछा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या चीज के साथ लिंक किया यहाँ पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को किसके साथ लिंक किया, सॉल्युबिलिटी सिंपल, और पीएच ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मिक्सिंग पे पीएच क्या हो रहा है। फिर क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी को लिंक किया। फिर केएसपी, किस टाइप के सॉल्ट का पूछा बेटा, एक बार पूछा AB2 का, फिर पूछा AB3 का, ठीक है। फिर से देखो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आ गया। अब इस बार जब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहां गया, यहां पे पूछा तो वीक एसिड का, और यहां पे पूछा तो वीक बेस का, फॉर्मूला तो ही रहेगा। फिर देखो सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन के बारे में पूछा। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या पूछा, 3-4 सॉल्युबिलिटी दे दी और पूछा कि बता दो किसका पीपीटी सबसे पहले बनेगा, ठीक है बच्चे लोग। चलिए 2015 में फिर आते हैं अपन वापस। फिर से देखो अब क्या चीज को पहचानने को बोल रहा है, एसिडिक बफर को। फिर पीएच किसके कब मिक्स करने पे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करने पे, ठीक है। पीएच फिर पूछा गया, हाईएस्ट इन वाटर किसका पीएच होगा। फिर क्या पूछा गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स के बारे में पूछा गया, जो कि हमारे सॉल्ट एनालिसिस के सिलेबस में है। फिर क्या पूछा गया, बफर को आइडेंटिफाई करने का। फिर केएसपी और पीएच को। फिर हाईएस्ट पीएच किसका होगा, ग्रुप 1 हैलाइड्स में से। फिर देखो केएसपी किसको किसको कंपेयर कर रहा है बेटा, AgCl PbCl2 को। फिर हेंडरसन हेज़ेलबैच इक्वेशन देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर देखो केएसपी किसका पूछा, पीएच का, और सॉल्ट किसका था, बेस का। हेंडरसन हेज़ेलबैच इक्वेशन फिर से आ गया, पीएच और बफर फिर से आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे और क्या पूछा है, Ka व्हेन दो रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो फाइनल Ka क्या होगा। और यहां पे बेटा पहली बार, अब देखना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में पहली बार यहां पे पूछा, ठीक है। अभी तक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पे एकदम ना के बराबर क्वेश्चन आया था बेटा, यहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में पूछा, और क्या दिया हुआ था, Kb दिया हुआ था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे एनालिसिस में अकेला क्वेश्चन है जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के ऊपर है, ठीक
ठीक है। 2008 में क्या पूछा, पीएच मिक्सचर ऑफ एसिड, फिर पीएच देखो ग्रुप 2 हैलाइड का, यहां देखना बेटा कहीं था, हाँ यहां देखो, ये पीएच किसका था, ग्रुप 1 हैलाइड, ग्रुप 2 हैलाइड। 2007 में पीओएच जब H+ दिया हुआ था, फिर से ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आ गया, ठीक है। और क्या, बफर को फिर से रेकोजिनेशन, पीएच किसका पूछ रहा है, 10 to the power -8 HCl का, ठीक है। फिर से देखो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आया, पीएच किसका, सोडियम ऑक्साइड का, किसका, सल्फाइड का, किसका, सेलिनाइट का, किसका, टेलोडाइट का, क्लियर, ठीक है। 2004 में फिर क्या आ रहा है, केएसपी किसका, Ab2 का, देखो बेटा यहीं यहां कहीं होगा, हाँ दिख रहा है, सेम चीज, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको बेटा। फिर यहां पे क्या पूछ दिया, नॉन इक्वेशन इंडिकेटर के बारे में पूछ गया, इंडिकेटर का जो बेस इक्वेशन हो जाता है और जो पीएच का जो रेंज होता है वो पूछ दिया गया। 2003 में क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या चीज, AgI इन KI, फिर KSP ऑफ Ab2 फिर से, ठीक है। और क्या, हाईएस्ट पीएच किसका होगा, बफर कैसे निकालेंगे, बफर में पीकेबी, पीएच, पीओएच कैसे निकालेंगे। यहां पे क्या पूछा गया कि पीकेबी निकालना था और पीएच दिया हुआ था, ठीक है। 2001 में क्या, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, केएसपी किसका पूछा, A2B का। 2000 में रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2 किसका, डाइबेसिक एसिड का। हम लोग डाइबेसिक एसिड बहुत पढ़ते हैं, पर आप देखो कि कब पूछा था, काफी समय पहले, ठीक है। पीएच के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट। 1999 में क्या था, H+ जब NOH को पानी में डिसॉल्व करेंगे, और किसका, KSP पूछ दिया बेटा, Ab2 का। तो आई सपोज इससे आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कहां से बेटा क्वेश्चन आ रहा है। आर वी क्लियर, ठीक है। चलिए तो अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप नीट का सिलेबस देखेंगे तो एनटीए ने क्या किया, रिडॉक्स रिएक्शन को फिजिकल केमिस्ट्री में ही रखा है, तो अपन भी इसको फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे, क्लियर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2023 7 मई बैलेंसिंग किसका, K2Cr2O7 का। 2022 में KMnO4 कहां पे, फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में, जहां पे I- कहां पे जा रहा है, IO3- में जा रहा है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, वहीं से उठा के स्ट्रक्चर। फिर और क्या पूछा बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर क्या पूछा, KMnO4 इन फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम पूछे हुआ था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2022-2019 देखो, ठीक है। और आयोडाइड किस में जा रहा है, ये तो याद ही रखेंगे, KMnO4 इन फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम। फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 15 का, फिर KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का, फिर KMnO4 और SO2 का, सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हुए बेटा। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड एसिडिटी किसका, K2Cr2O7 का और SO2 का। इधर क्वेश्चन नहीं था, अब इधर आता बेटा, इधर देखो, KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ, फेरस ऑक्सैलेट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। फेरस कहां चला जाएगा, फेरिक में, ऑक्सैलेट कहां चला जाएगा, CO2 में। और किसके साथ, नाइट्राइट, सल्फाइड, ठीक है। फिर देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन 2012 में किसका, Cl2 + NOH, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Cl2 + NOH क्या दे देता है, NaCl + NaOCl, ठीक है। एक जगह NaCl + NaClO3, डिपेंड करता है कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फिर देखो कौन सा रिएक्शन है, K2Cr2O7 और H2S। फिर देखो EMF से पूछ दिया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। ऑक्सो एसिड किसका पूछा बेटा, फास्फोरस का, इंपॉर्टेंट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसका, फॉस्फेट का, सल्फेट का, ऑक्सैलेट का। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को लिंक किया, ठीक है, क्लियर। फिर से देखो KMnO4 फेरस ऑक्सैलेट, KMnO4 फेरस ऑक्सैलेट। KMnO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फाइड से सल्फेट जाता है एसिडिक मीडियम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और एसिडिटी। फिर लेड और टिन का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट को लिंक किया है। लेड वाले में क्या होता है, +2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ओके, और एसएन वाले में क्या होगा, +4 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर देखो फिर से वही KMnO4 की आई 2005 में, KMnO4 की आई, KMnO4 की आई, KMnO4 की आई। तो बेटा इस रिएक्शन को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, भूलना, ठीक है, याद करना ही है, ओके। चलो ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिटी 2004 में, डिस्प्रोपोर्शनेशन, आइडेंटिफिकेशन कौन से रिएक्शन में पूछा बेटा, H2O और Br2 को। 2003 में क्या पूछा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर एनायन। फिर कोरोजन के बारे में पूछ दिया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल स्पीसीज का 0 होता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस, ठीक है। फिर बैलेंसिंग किसको करना है, जिंक इन NO3। क्लियर, क्लियर बच्चे लोग, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होता है। फिर से यहाँ पे वही प्रॉब्लम का कारण है, क्योंकि एक तो पहले से डरे हुए रहते हैं बच्चे, प्लस
एक अच्छा एनालिसिस नहीं होता, जिनसे बच्चों को नहीं पता चल पाता कि कौन से एरिया पे फोकस करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखोगे बच्चा लोग तो ब्रॉडली अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका फैराडेज लॉ वाला हो गया, एक कंडक्टेंस वाला हो गया, और एक नॉन्स्ट इक्वेशन वाला हो गया। ठीक है, तो इस बेसिक आउटले के साथ अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें हर साल क्वेश्चन आया, तो जिस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दोज स्पेसिफिक चैप्टर्स। आर वी क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए 2023 में कंडक्टेंस के ऊपर पूछा, गिव्स फ्री एनर्जी नहीं के बारे में पूछा। 2023 में कंडक्टेंस ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में पूछा। 2022 में फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिडक्शन पावर, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, नॉन इक्वेशन के बारे में। 2021 में कोहेरेंस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। 2020 में फ्यूल सेल के बारे में पूछा, फ्यूल सेल बार बार आएगा बेटा। और ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल, आगे सेम चीज फिर से 2020 में जो कि 13 सितंबर को हुआ था, क्या पूछा था बेटा, फैराडेज लॉ। और क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी पूछ देते किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे बढ़ते 2019 में क्या पूछा, नॉन इक्वेशन का सिंपल बेसिक एप्लीकेशन, जी और ई में रिलेशनशिप। 2019 उड़ीसा में क्या पूछा, कोहेरेंस लॉ के बारे में पूछा, रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछा। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिख भी दिया है कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फिर देखो 2018 में ई को रिएक्शन फिजिबिलिटी से लिंक किया। रिएक्शन फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी लेस देन 0 एंड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2017 में देखो आयनिक मोबिलिटी, किसका आयनिक मोबिलिटी, अल्कली मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नॉन इक्वेशन के बारे में। फिर क्या पूछा, प्योर वाटर, प्योर वाटर का एसएचई अपने के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया। उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक जगह H+ रहेगा, एक जगह H2 रहेगा। तो बेटा वो ध्यान देंगे, जब H+ का लिखेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, और जब H2 का लिखेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए और क्या पूछा गया 2016 में, कंडक्टिविटी, और किसकी कंडक्टिविटी, मोलर इक्विवेलेंट सिलेबस में, फैराडेज लॉ सिलेबस में। ई, जी और की में क्या रिलेशनशिप है, सिलेबस में। दो बार फैराडेज लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 2015 में लेट्स सी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अनोखा क्वेश्चन है पूरे इसमें। ठीक है, फिर किसके बारे में, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल किधर आया था, दिख रहा है आपको बेटा। चलिए अब आते हैं 2015 में, यहाँ पे क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछ दिया। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कंडक्टेंस, ई सेल ऑफ द रिएक्शन, एसएचई, एसएचई को किसके साथ बेटा, प्रेशर के साथ। जी और ई के बीच में रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, एसआरपी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, अभी बताया, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। फिर मोलर कंडक्टिविटी कहां पे पूछा, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। फिर ई कैसा होगा अगर रिएक्शन को फेवरेबल बनाना है। फिर एडिशन रिएक्शन में क्या होगा। फिर जी और ई में क्या रिलेशनशिप है। फिर कैथोड एनोड पे क्या होगा। ठीक, फिर रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। 2010 में देखो इनफिनाइट डाइल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, कैथोड एनोड कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड कर देते हैं। ठीक है, जीई में क्या रिलेशनशिप है, कंडक्टेंस किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ई पे क्या फर्क पड़ेगा जब अपन रिएक्शन में चेंजेस करेंगे, फैराडेज लॉ, और क्या, कंडक्टेंस फिर से इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर एरियाज है जहां यू नीड टू फोकस अपॉन एंड सेव योर टाइम एंड गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू योर प्रिपरेशन। Okay, always understand that you need to work hard and you need to be smarter with respect to your mistake. You need to be smarter with your time management. Are you clear? Okay, चलिए बेटा, तो 2008 में फिर से देखो कोहेरेंस लॉ आया, सिंपल डेफिनेशन आया। जी, जब दो रिएक्शन को जोड़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो जी के हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों का ईएमएफ दिया हुआ तो दोनों को E1 + E2, नहीं। Whenever we are adding two reaction, तो ये जनरली एक एजेंडा होता ही ये क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, ओके, फिर से देखो आयनिक मोबिलिटी किसका, ग्रुप 1 का। इधर भी देखो आयनिक मोबिलिटी किसका, ग्रुप 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ दिया। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली था तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला डायरेक्टली हो जाएगा। फिर से देखो बेटा इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल बार बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, फिर जब दो रिएक्शन को जोड़ेंगे तो क्या E1 + E2 कर सकते हैं, उस चीज पे पूछा गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन क्या होता है, फिर से देखो आयनिक मोबिलिटी किसका, ग्रुप 1 का पूछा गया। ठीक है, 2005 में क्या पूछा गया, फैराडेज लॉ, और इसको कहां एप्लीकेबल कर दिया, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, जो कि पहले हमारे सिलेबस में था मेटलर्जी में। ठीक है, फिर फैराडेज लॉ किसके बारे में पूछा गया, एल्युमिनियम। 2004 में सिंपल नॉन इक्वेशन, 3 में जी और ई के बीच में रिलेशनशिप, फिर से नॉन इक्वेशन, फिर इधर एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, फिर देख सकते हो ई किसका पूछ रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। ये बार बार पूछा जाता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होंगे। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब आप जी का फॉर्मूला यूज करके दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जी और ई में स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया,
डेल्टा जी लेस देन 0 तो ई ग्रेटर देन 0। फिर से देखो बेटा इनफिनाइट डायल्यूशन, और फिर से जी के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेटा आप इन सब एरियाज पे फोकस करते हुए पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने देखा है बच्चे इन सब टॉपिक से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि चैप्टर ही इतना वास्ट है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट को अपन एक केयरफुल वेल प्लान एनालिसिस से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो आई थिंक सारे नहीं, एक चैप्टर और बचा बेटा। एक चैप्टर कौन सा है फिजिकल केमिस्ट्री में? केमिकल काइनेटिक्स। तो उसको भी बच्चे लोग अभी अपन देख लेते हैं। एंड आई सपोज सभी को पता ही होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस चैप्टर। हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है और सेम एरिया से आ रहा है। एक तो होता है कि चैप्टर में क्वेश्चन आ रहा है मल्टीपल एरिया से, तो अपने को दिक्कत हो जाता है, और जब सेम एरिया से आ रहा है तो क्या दिक्कत, उन टॉपिक को, उन सब टॉपिक को एकदम अपन ऑसम कर लेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए 2023 7 मई को क्या है? रेट लॉ एक्टिवेशन है। 2023 6 जून को क्या है? रेट लॉ दो क्वेश्चन। 2022 में क्या पूछा? ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, फिर से रेट लॉ। 2021 में क्या पूछा? एरिनस इक्वेशन। एरिनस इक्वेशन का क्या पूछा? प्लॉट। और क्या पूछा? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फिर से देखो हाफ लाइफ किसका पूछा? जीरो ऑर्डर का। फिर क्या पूछा? कोलिजन थ्योरी। फिर क्या पूछा? हाफ लाइफ किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। फिर रेट लॉ। फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। फिर क्या है? हाफ लाइफ किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, और क्या पूछा? एरिनस इक्वेशन। एरिनस इक्वेशन में क्या पूछ दिया? K2 और K1 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला याद रखें बेटा, log K2 by K1 इक्वल टू जो फॉर्मूला होता था EA by 2.303 into R into 1 by T1 minus T2। ठीक है, ओके। फिर क्या? हाफ लाइफ फिर से देखो क्या चीज का है? जीरो ऑर्डर का। ठीक है, हाफ लाइफ क्या चीज का? फर्स्ट ऑर्डर। और साथ में क्या चीज दे दिया था? सेकेंड ऑर्डर। तो हल्का सा हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर का भी देख लेंगे, कंपैरिजन था ऐसे, विदाउट उसके भी बन जाता है ये क्वेश्चन। रेट लॉ किसका? कंप्लेक्स रिएक्शन का। कंप्लेक्स रिएक्शन का क्यों? क्योंकि वहां पे आरडीएस आ जाएगा बेटा। हाफ लाइफ किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हाफ लाइफ को 10% ऑफ द रिएक्शन से रिलेट किया गया बेटा, दिमाग में रखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया। नीचे वाला भी देख लेते हैं, यहां पे किसके बारे में पूछा गया? इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। और क्या? हाफ लाइफ किसका बेटा? फिर से फर्स्ट ऑर्डर का, और फिर से अपने को बताना था। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए ओके, 2015 का देखते हैं बेटा। कैसे पूछा? हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर। देखो फिर से वही हाफ लाइफ घूम रहा है। एरिनस इक्वेशन किसके लिए? K1 K2 के लिए। फिर से वही इक्वेशन, log K2 by K1। ठीक है, अब क्या पूछा है? रिएक्शन हैविंग इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर से K2 K1, फिर से K2 K1। फिर अब देखो यहाँ पे क्या पूछते हैं बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट, काफी इंपॉर्टेंट, एक ही दो बार पूछा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, फिर रेट लॉ। फिर हाफ लाइफ किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। फिर क्या? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। फिर क्या? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट किसका पूछा है बेटा? जीरो ऑर्डर का। फिर ऑर्डर पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या है बेटा? वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट है। फिर क्या है? रेट कांस्टेंट का रिएक्शन एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, और क्या है? रेट लॉ फ्रॉम गिवन डेटा, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, वहां से आपको रेट लॉ निकालना है। फिर क्या है? रेट लॉ फॉर इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन, हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट, और फिर से रेट लॉ। तो आप देख सकते हो रेट लॉ, हाफ लाइफ किसका किसका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2008 में देखो रेट लॉ किसका पूछा? ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन का। फिर से K2 by K1, तो फिर से वो रिलेशनशिप। 2007 में क्या पूछा? हाफ लाइफ एंड K के बारे में। कंप्लेक्स रिएक्शन के बारे में पूछा गया, K के बारे में पूछा गया, और लॉग के कुछ वैल्यूज दिए हुए थे। ठीक है, पहला बार आप देख सकते हैं 1998 से अभी तक दिस वाज द टाइम जहां लॉग के कुछ बेसिक वैल्यूज दिए हुए थे। चलो 06 में क्या पूछा? रेट इक्वेशन डायरेक्टली पूछ दिया गया, रेट लॉ डायरेक्टली पूछ दिया गया। ठीक है, 2005 में रेट लॉ हाफ लाइफ के बारे में, 2004 में हाफ लाइफ के बारे में। फिर से देखो हाफ लाइफ किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का। 2003 में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, K किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का भी पूछ रहे हैं, हाँ जीरो ऑर्डर का भी पूछ रहे हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर में ग्राफ क्या कैसा हो जाएगा? सीधा लाइन आ जाता है। ठीक है, और क्या है? ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। 2002 में क्या पूछा गया? रेट लॉ इक्वेशन गिवन रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर फिर से आ रहा है। जीरो ऑर्डर की बात, खास बात क्या होती है कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, 2001 में देखो रेट लॉ किसका? N2O5 का। हाफ लाइफ के बारे में फिर से एक्टिवेशन एनर्जी। 2000 में हाफ लाइफ फिर से किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। रेट लॉ दिए गए इक्वेशन का। 1999 में रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ से आपको K निकालना था। ठीक है, 1998 में किसके ऊपर था बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी पे। क्लियर? ओके, आर वी क्लियर?
तो आई सपोज सारे बच्चे लोग को एक डिसेंट इनफ आइडिया लग गया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में कौन से सब टॉपिक पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, और बचे हुए दिन जो अपने नीट एग्जामिनेशन में उसको अपन चैनलाइज तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए ऑसम एनालिसिस के साथ। और आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक के लिए भी और इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम एनालिसिस लेके आऊं, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।